डियर स्टूडेंट्स, देखिए टॉपिक आज का जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का लास्ट वीडियो आज आपको मैं दे रहा हूं। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारे जो टॉपिक है वो 3 है, एमटीपी, एसटीडी, इनफर्टिलिटी। ये टॉपिक आपको भले देखने में लगता हो कि बस ये 2-3 टॉपिक, बट ये टॉपिक से गारंटेड नीट में क्वेश्चन आता है। कोई ऐसा ईयर नहीं है जिसमें नीट से यहां से क्वेश्चन नहीं आते। बहुत छोटा टॉपिक है, आपको मात्र 40 से 45 मिनट बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इसमें एक से एक इंफॉर्मेटिव चीज बताएंगे, एक से एक ट्रिकी चीज बताएंगे, एक से एक माइन्यूट चीज बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप इस चैप्टर के लास्ट वीडियो को बहुत ही सीरियसली समझिएगा। भले टॉपिक का नाम आपको देखने में छोटा लगता हो कि बहुत जल्दी फिनिश हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक समझने वाला टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो यही है, यही पार्ट। यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो 3 वीडियो आपको रिलीज किया जा रहा है, ये लास्ट वीडियो है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए चलते हैं हम लोग एमटीपी फर्स्ट। ये क्या है आपका एमटीपी। एमटीपी, ये जो आप एमटीपी देख रहे हैं इसका पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये है आपका टॉपिक का नाम। ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसको हम लोग क्या दूसरे नामों से पुकारते हैं। ठीक है, कहता है इसको बोलते हैं इंटेंशनल प्रेगनेंसी, यानी कि इंटेंशन वाइज, यानी जान करके, समझ बूझ के, यानी कि अपने मन में सोच विचार के, ठीक है, जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जाता है, यानी जो एबॉर्शन किया जाता है। ठीक है, पहले तो मैं बता दूं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के ही नाम है, इसी को मिला के हम लोग बोलते हैं एबॉर्शन। क्या बोलते हैं? एबॉर्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं एबॉर्शन। ठीक है, क्लियर है? तो कहता है कि अगर एबॉर्शन मेडिकली मतलब पूरा प्लान करके हो, ठीक है, लगभग लीगलाइज्ड हो, ठीक है, तो कहता है उसको हम लोग बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर है? या इसको बोलते हैं इंटेंशनल, ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, या इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड, ठीक है, एबॉर्शन। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड एबॉर्शन। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब आप देखिए पूरे वर्ल्ड वाइड एक डाटा है, ये डाटा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पूरे वर्ल्ड वाइड हर ईयर, मतलब अभी तक का डाटा नहीं है, 1 ईयर का डाटा मैं बता रहा हूं, 45 से 50 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख, 45 to 50 मिलियन MTP cases occurs per year worldwide, which is the 20% of total conceived cases। यानी कि जितने बर्थ कंसीव किए जाते हैं, जितने बर्थ एक साल में होते हैं, लगभग उसके 20% पार्ट, जो कि 45 से 50 मिलियन के आसपास होते हैं, उतने को मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाता है, उस प्रेगनेंसी को हटा दिया जाता है, एबॉर्ट करवा दिया जाता है। अब आप समझिए कितना ह्यूज नंबर है। क्लियर है? कहता है इंडिया में भी ये सब को देखते हुए 1971 में, डाटा देखिए इंडिया में, यानी कि इंडिया में, ठीक है, 91 में, ठीक है, 1971 में, ठीक है, 1971 में
ये ईयर किसी और कारण से भी, अगर मान लो एम्स की तैयारी कर रहे होते तो ईयर किसी और कारण से भी फेमस है, ठीक है। 1971 में ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। जो उस समय का पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान होता था, वही बांग्लादेश 1971 में बना, ठीक है। तो 1971 ये जो है इस साल, ठीक है, लीगलाइज्ड कर दिया गया एमटीपी को इंडिया में, ठीक है, लीगलाइज्ड कर दिया गया, ठीक है, यानी लीगली उसको सही ठहराया गया, ठीक है। लेकिन देखिए क्यों सही ठहराया गया, ये एमटीपी कब करेंगे, क्यों करेंगे, क्या जरूरत पड़ती है, ये सबको इस लेक्चर में आप समझिए और आराम से समझिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को क्या बोलते हैं, इंटेंशनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड एबॉर्शन। वर्ल्ड वाइड डाटा हमने क्या बोला, याद रखिएगा 45 मिलियन टू, ठीक है, 50 मिलियन, ठीक है, इसका नंबर है वर्ल्ड वाइड पर एनम वर्ल्ड वाइड। वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, वेरी इंपॉर्टेंट डाटा, ओके। उसके बाद कहता है कितना परसेंट, ये 20% के आसपास है, अप्रॉक्स 20% डाटा, यानी कि नंबर ऑफ टोटल कंसीव केसेस, ठीक है। सोचिए कितना बड़ा डाटा है, ओके, कितना बड़ा नंबर है। अब कहता है एमटीपी मतलब में होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, ये एमटीपी जो है ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो ही हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन के फीमेल में, ठीक है, ह्यूमन फीमेल में 9 मंथ की टोटल प्रेगनेंसी होती है, ओके, 9 मंथ की टोटल प्रेगनेंसी होती है, यानी कि लगभग 36 मंथ की टोटल प्रेगनेंसी होती है। उसको 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ का, सेकेंड 3 मंथ का, थर्ड 3 मंथ का, 12 वीक 12 वीक 12 वीक। मैं आपको बता दूं यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट डाटा है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ही सेफली बच्चे को एबॉर्ट किया जा सकता है, यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू, ओनली केम इजिली, ठीक है, टर्मिनेटेड अंडर 12 वीक, 12 वीक के अंदर ही ये काम किया जा सकता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर आप चले जाएंगे, चाहे वो 4th मंथ हो, 5th मंथ हो, 6th मंथ हो, it is very difficult, even it is fatal to both, ठीक है। टर्मिनेशन आप कर रहे हैं उसका, तो वो तो बच्चे के लिए तो वो तो है ही कि बच्चा उसमें लॉस्ट हो रहा है, लेकिन मदर के लिए भी ये फैटल है, ठीक है, मदर के लिए भी फैटल है, यानी कि जो माँ जन्म दे रही है, जिसके अंदर प्रेगनेंसी है, वो भी फैटल हो सकती है, वो भी मर सकती है, ठीक है। और कहता है ये आखिर ये जरूरत क्यों पड़ती है, तो कहता है कभी कभी क्या होता है कि अर्ली एज प्रेगनेंसी हो जाती है, ओके, अर्ली एज प्रेगनेंसी अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के कारण, ठीक है, अनमैरिड कपल में, तो कहता है सोशल स्टेटस, ठीक है, ये सबसे जो समाज में एक जो बंधन है, जो एक मतलब क्राइटेरिया है, ठीक है, उस सिस्टम को देखते हुए अगर मान लो कि गलती से अनप्रोटेक्टेड वे में अगर सेक्स इंटरकोर्स होता है, उसमें कभी कभी क्या होता है कि एज से पहले, ठीक है, या मैरिज से पहले, ठीक है, अगर उस ढंग की प्रेगनेंसी हो तो उसको मेडिकली टर्मिनेटेड मतलब लोग करवाते हैं। सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है कि इसको करवाने के लिए लोग बहुत बोल्ड नहीं होते, इसको करवाने के लिए लोग चोरी छिपे किसी मतलब झोला छाप डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी मतलब वैसे अनट्रेंड नर्सेस के पास चले जाते हैं, अनट्रेंड डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अनसर्टिफाइड डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जिसके कारण कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ठीक है।
और उसमें मदर की डेथ तक हो जाती है, ठीक है, जो मदर होती है उसकी डेथ तक हो जाती है। तो कहता है इसके लिए आपको अगर मान लो किसी ढंग से, ठीक है, लगता है कि हाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकी पड़ी है, ओवुलेशन बंद है, ठीक है, जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, पहले उसके लिए किट है, उससे आप चेक कीजिए। वो एक नॉर्मल किट होती है, उससे आप चेक कीजिए। अगर वो है, प्रेगनेंसी है, तो उसको टर्मिनेट करने के लिए फिर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर आपको उचित सलाह देंगे। कभी कभी क्या होता है, अब मान लो कि कोई कपल मैरिड भी है, ठीक है, वो एज ग्रुप में भी आता है, बट उसमें भी कभी कभी एक केस होता है, आप जान के आश्चर्य होंगे, उसमें भी एक केस होता है, उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, उसको ईसाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। उसमें क्या होता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूटेरस में ना होके कहीं और हो जाता है। कहीं और का मतलब, ठीक है, ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब ये केस हो गया, ये एक मेडिकल कॉम्प्लेक्शन का केस है, ये एक मेडिकल एब्नॉर्मलिटी का केस है, बच्चा वहां पे ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। तो बताइए उस प्रेगनेंसी को क्या करना पड़ेगा, एबॉर्ट करना पड़ेगा, और उसके लिए हम किसका सहायता लेंगे, एमटीपी का, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें एब्नॉर्मलिटी, अब बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि एमिनोसेंटेसिस किया गया, हमने आपको बताया था एमिनोसेंटेसिस 14 से 16 वीक तक में कर सकते हैं, ओके। दो तरह की होती है सैंपलिंग, एक होती है कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग और एक होती है एमिनोसेंटेसिस सैंपलिंग। हम दोनों तरह का चीज आपको चर्चा कर चुके हैं इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में, ठीक है। इसके पहले उस चैप्टर में भी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग जो होती है वो 10 से 12 वीक में होती है, और एमिनोसेंटेसिस सैंपलिंग वो होती है 14 से 16 वीक में। कैसे याद रखिएगा, जब आप एमिनोसेंटेसिस का स्पेलिंग लिखेंगे ना, तो एमिनोसेंटेसिस 13 लेटर का होता है, तो 13 लेटर के बाद, सॉरी 13 लेटर के बाद क्या होगा, 14 से 16, 14 to 16 वीक के अंदर ये सैंपलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब उस एमिनोसेंटेसिस में पता चलता है कि बच्चा एबनॉर्मल है, तो 4th ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में भी जाके उसको मेडिकली टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग हो उससे तो पता नहीं चलेगा ज्यादा, लेकिन एमिनोसेंटेसिस सैंपलिंग जो होती है उसमें यह पता चलती है कि क्रोमोसोम का क्वालिटी किस ढंग का है डेवलपिंग फीटस में। उसमें पता चलता है अगर 44+XX का पेयरिंग है, इसका मतलब, ठीक है, फीमेल गर्ल है, ठीक है, डेवलपिंग जो बेबी है वो फीमेल है, तो लोग फीमेल फीटिसाइड का केस कर लेते हैं, और फीमेल फीटिसाइड में फिर वही चोरी छिपे जाते हैं, गैर कानूनी ढंग से जाते हैं, इलीगली ढंग से जाते हैं, तो किसी अनट्रेंड डॉक्टर के चक्कर में फंसते हैं, किसी अनट्रेंड नर्सेस के चक्कर में फंसते हैं, और उनकी माँ का भी मतलब क्या होता है, फैटल केस हो जाता है, ठीक है। ये सबसे बचना चाहिए, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का केस तभी अप्लाई करना चाहिए जब डॉक्टर को किसी चेकअप में बच्चा एबनॉर्मल दिखे। इक्टोट्रॉपिक प्रेगनेंसी का केस हो, यानी बच्चा यूटेरस के बदले कहीं और डेवलप करने लगा हो, वो बच्चा सरवाइव तो करेगा नहीं, ठीक है। तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटी जब हो, ठीक है, तब जाके मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का केस अपनाया जाना चाहिए, ठीक है। तो लीगलाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप कभी भी अबॉर्शन कर सकते हैं, नो, ये बिल्कुल कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने इसको 1971 में लीगलाइज किया था, बट इसको रूल को तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, और इसमें पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। ये कहना आज के जमाने में कि पढ़े लिखे लोग मतलब अबॉर्शन, 90% केस पढ़े लिखे लोगों में होता है अबॉर्शन का, और उसमें भी माँ का रोल बहुत ज्यादा होता है। अगर माँ चाहे तो फीमेल फीटिसाइड रोक सकता है,
क्योंकि माँ के पेट में प्रेगनेंसी होती है और वो तैयार हो जाती है, चाहे जिस कारण से तैयार हो, हस्बैंड के प्रेशर में, घर वालों इन लॉज के प्रेशर में, या अपने माँ बाप के प्रेशर में, जिसके प्रेशर में, उसमें उनका रोल ज्यादा है। यानी फीमेल फीटिसाइड तभी रुकेगी जब एक फीमेल चाहेगी, तो इसमें उनकी भी रजामंदी होती है, इसलिए फीमेल फीटिसाइड बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ये फीमेल फीटिसाइड को भी चोलिश पे लोग एमटीपी मान लेते हैं। नो, दैट इज नॉट ट्रू एमटीपी। क्लियर है? दिस इज ऑल पॉइंट अबाउट एमटीपी। अब चलते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक जिसका नाम है एसटीडी। क्या नाम है? एसटीडी। तो मैं आपको ये मिटाने लगा हूं। ठीक है, ये मैं वो मतलब रब करता हूं, इसका मैं एक फोटो क्लिक करके आपको वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो उसको आप देखेंगे। यहाँ पे जो भी डाटा है, ऐसे सिंपल सा डाटा है। ठीक है, इसको आप देख ही लीजिएगा। ठीक है, बाद में एक बार पॉज करके आप देख लीजिएगा। छोटा सा डाटा है, मेन जो है इसमें एमटीपी में इतना ही चीज था, लेकिन एसटीडी में अब देखिए आपको क्या है। अब देखिए ये जो एसटीडी है, ठीक है, एसटीडी के बारे में कहा जाता है कि इसको हम लोग, ठीक है, वीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीडी, वेनेरल डिजीज। क्या बोलते हैं? वेनेरल डिजीज। इसको हम लोग वेनेरल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, आराम से सीखना है। इसको क्या बोलते हैं? वेनेरल डिजीज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वेनेरल डिजीज। क्लियर? ये वेनेरल डिजीज क्या है? इसी को बोलते हैं आरटीआई। ठीक है, ठीक है, आरटीआई। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। ट्रैक्ट बोलिए, इंफेक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। ठीक है, तो आरटीआई मतलब वो आरटीआई में नहीं चले जाइएगा। आरटीआई होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। नो, ठीक है, मतलब सूचना का अधिकार। नो नो, उस पर नहीं जाइए। आरटीआई बोल रहा हूं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन। ठीक है, तो कहता है कि यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बहुत बड़ा लाइन है। कहता है कि जितने भी आरटीआई हैं, जितने भी आरटीआई हैं, ठीक है, वो सब एसटीडी है। यानी कि ऑल, मैं अभी बहुत अच्छा एक लाइन लिख रहा हूं, आप पकड़िएगा लाइन को। ऑल आरटीआई, ठीक है, आर एसटीडी, बट all STD are not RTI। ठीक है, कहता all RTI are STD but all STD are not RTI। देखिए कितना बड़ा लाइन है। जैसे आप बोलते हैं all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates, बोलते हैं ना। फिर बोलते हैं आप ऑल इंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट इंजाइम। ये बात आप बोलते हैं, उसी तरह से ये है। ठीक है, ऑल आरटी आर एसटीडी बट ऑल एसटीडी आर नॉट आरटीआई। ऑल एसटीडी आर नॉट आरटीआई क्यों बोलते हैं ऐसा? ठीक है, तो देखिए कहता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, 100% है, बट सारे एसटीडी आरटीआई नहीं है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन नहीं। एज फॉर एग्जांपल एड्स, एड्स में ऐसा कुछ भी, एड्स एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन से होता है, बट वो आरटीआई का डिजीज नहीं है। ओके, फिर कहता है ये हिपेटाइटिस, ये हिपेटाइटिस भी, ठीक है, हिपेटाइटिस भी एसटीडी है, बट ये आरटीआई नहीं है। यानी हिपेटाइटिस, एड्स, कुछ और ऐसे डिजीज हैं जिसमें जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है, बट वो क्या नहीं है, वो नहीं है आरटीआई। उसमें रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है?
पूरे बॉडी में असर दिखेगा बट रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में असर नहीं दिखेगा। अब हेपेटाइटिस है उसमें मेन असर लीवर पे दिखता है, ठीक है। एड्स है उसमें जगह जगह पे मान लो कि आपके, ठीक है, मतलब स्वेलिंग वगैरह होती है, ये सब वोमिटिंग है, ठीक है, पसीना आना है, ठीक है, इम्यून सिस्टम खत्म हो जाना है, हेल्पर टी सेल की संख्या खत्म हो जाती है, ये सब चीजें हैं। बट वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नहीं। तो बोलिए ये लाइन आपका क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन था, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ये जो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसका 2 नाम हमने बताया, क्या क्या बताया आपको? वेनरल डिजीज, इसी का नाम क्या बताया? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये एसटीडी किसी भी कारण से हो सकता है। तो पहले तो ये आइए, ठीक है, कि ये एसटीडी है क्या, ठीक है, ये एसटीडी क्या है, ठीक है। तो एक ट्रिक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं एक ट्रिक बोलने जा रहा हूं, उस ट्रिक को आप अदरवाइज नहीं लीजिएगा, ठीक है। बट उस ट्रिक में जो जी का मतलब है, जो जी का मतलब है वो गर्ल में ही होता है, इसलिए मैंने, ठीक है, ये ट्रिक बनाया है। ये ट्रिक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ ये एसटीडी सिर्फ लड़कियों में होता है, इसको अदरवाइज आप ना लीजिएगा, क्योंकि इसमें लड़कियों का एक वर्ड का चर्चा है, कॉलेज गर्ल, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं लीजिएगा कॉलेज गर्ल। कॉलेज गर्ल का मतलब ये है कि एक तो ये एसटीडी का जो सबसे ज्यादा संभावना होते हैं वो आपके एज में होती है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, 15 से 24 साल की एज में, ठीक है। मैं एज ग्रुप क्या बता रहा हूं? 15 टू, ठीक है, 24 ईयर। और मुझे लगता है कि जो भी मतलब स्टूडेंट लाइफ का जो मेन टाइम है वो इसी में आता है, 15 टू 24 ईयर, इसमें होता है एसटीडी। ओके, देखिए एक ट्रिक है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है, उसमें आप सब कुछ याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है सो देखिए, कहता है ट्रिक ये है, ठीक है, व्हाट इज ओके, व्हाट इज एसटीडी इन कॉलेज गर्ल, ठीक है, व्हाट इज एसटीडी इन कॉलेज गर्ल, ये हमारा ट्रिक है। व्हाट इज एसटीडी इन कॉलेज गर्ल। अब देखिए एनसीईआरटी में जितने भी डिजीज लिखे हुए, एक पेज में लिखे हुए, पढ़ते पढ़ते आप पागल हो जाइए, आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, लेकिन यहां पे आपको जस्ट याद हो जाएगा, ठीक है। ये होता है ट्रिक का कमाल, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉपिक कॉम्प्लेक्स भी है और याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मतलब इसमें एक बेहतरीन ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, ये हमेशा के लिए आपको याद करवा देगा, ठीक है। तो मेरे इस वीडियो का नाम ही है ट्रिकी अप्रोच। तो इस मतलब अगर हर चैप्टर का आपको ट्रिक देखना है, धीरे धीरे आप वीडियो को देखते रहिए, आपको हर चैप्टर में आपको ऐसे ही ट्रिक्स मिलेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, व्हाट इज एसटीडी इन कॉलेज गर्ल, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए W वाट्स, ठीक है, वाट्स, ठीक है, ये देखिए H हर्पस, हर्पस, ठीक है, A से एड्स, T से ट्राइकोमोनियसिस, ट्राइकोमोनियसिस, ठीक है, S से सिफिलिस, ठीक है, S से सिफिलिस, क्लियर है। यहां H से हर्पस तो है, S से एक और नाम कर सकते हैं, ठीक है, ये S से एक और नाम कर सकते हैं, हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस, ठीक है, क्लियर। यहां पे C से कीजिएगा गोनोरिया, गोनोरिया, C से कीजिएगा क्लेमाइडियसिस, क्लेमाइडियसिस, माइडियसिस, ओके। देखिए यही है आपका, बस इतना ही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। देखिए क्या क्या, इन दोनों में आप जेनेटल लगा दीजिए, चूंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन है, तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को आप क्या बोलते हो? जेनेटल ऑर्गन, चाहे फीमेल जेनेटल ऑर्गन बोलो चाहे मेल जेनेटल ऑर्गन बोलो, ठीक है। तो देखिए यहां पे लगा दो, यहां पे जेनेटल, ठीक है, जेनाइटल, ओके, जेनाइटल, इसमें भी आप क्या लगा दो? जेनाइटल, ठीक है। देखो कितना बेहतरीन ट्रिक है।
जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पस, जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल हर्पस, ठीक है, क्लियर है। ए से वेरी फेमस एड्स, सी से क्लेमाइडियसिस, जी से गोनोडिया, ठीक है, फिर ट्राइकोमोनियासिस, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, ठीक है, ये सारे यानी 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9 आपको पता भी नहीं चला और देखते देखते 9 एसटीडी डिजीज यहां पे लिखा हुआ है। देखिए कितना बेहतरीन आपको लिटरेचर लगेगा, ठीक है। 9 एसटीडी डिजीज आप देखते देखते याद कर लीजिए। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं ये जो जेनाइटल वार्ड्स है, ठीक है, ये जेनाइटल वार्ड्स, ठीक है, ये एक स्पेशल वायरस से होता है। कैन यू टेल मी एनीवन? ठीक है, मैं पूछूं या बता ही दूं? तो मैं बताऊं आपको, ये जेनाइटल वार्ड्स जो है वो एक स्पेशल वायरस से होता है, ठीक है। इस वायरस का जो नाम है वो है, ठीक है, ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस। जेनाइटल हर्पस जो है वो होता है, ठीक है, ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। ओके, तो जेनाइटल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस, जेनाइटल हर्पस ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस। क्लियर है? ये एड्स तो आप लोग जानते ही हैं दिन रात, ये एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, कौन नहीं जानता, ठीक है। क्लेमाइडियसिस बैक्टीरियल डिजीज है। गोनोरिया ये भी आपका बैक्टीरियल डिजीज है। गोनोरिया में क्या होता है, ठीक है, जलन होती है, ठीक है, मतलब यूरिन में, ठीक है, जलन होती है, यानी यूरिनेशन के टाइम में यूरिनरी ट्रैक्ट में जलन होती है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं हेपेटाइटिस वायरल डिजीज है, हेपेटाइटिक बैक्टीरिया से होता है। ट्राइकोमोनियासिस ये प्रोटोजोअन डिजीज है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कैसा डिजीज है? प्रोटोजोअन डिजीज। ये प्रोटोजोअन डिजीज है, प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है। और ये जिस प्रोटोजोअस होता है उसका नाम है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, वेजिनेलिस। ये फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन है, फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन है, ठीक है, फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन, यानी कि जिसमें कौन आता है, फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन में कौन आता है? लिस्मेनिया डोनावानी, ट्राइकोमोना, ये ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, उसी में आता है ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ओके, ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस क्या है? ये ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस क्या है आपका? ये फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन है। तो बताइए इससे जो डिजीज हो रहा है ट्राइकोमोनियासिस, ये कैसा है? ये प्रोटोजोअन डिजीज है। ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में होता है, बट ये प्रोटोजोअन डिजीज है। और ये सिफिलिस, ये देखिए सिफिलिस, ये बैक्टीरियल डिजीज है, बहुत ही फेमस, ये क्वेश्चन में आता है। ये डिजीज जो है, ये क्वेश्चन में आपको बार बार आएगा। और जानते हैं ये जो क्वेश्चन में बार बार आएगा, ये पूछेगा किस बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। इसका है ट्रिपोनीमा, ट्रिपोनीमा पैलिडम, ट्रिपोनीमा पैलिडम, याद रखिएगा, ठीक है। ट्रिपोनीमा पैलिडम से क्या होता है? सिफिलिस, ठीक है, क्लियर। तो देखिए जेनिटल वार्ड्स ह्यूमन पैपिलियोमा वायरस, जेनिटल हर्पस ह्यूमन सिंप्लेक्स वायरस, ठीक है। उसके बाद आइए एड्स एचआईवी वायरस, ट्राइकोमोनियासिस ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, ठीक है। क्या है? फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन, फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन के ग्रुप को आप लोग क्या बोलते हैं? किसी को याद है? मेस्टिगोफोरा, मेस्टिगोफोरा, ठीक है। अदर एग्जांपल्स आर, ठीक है, क्या बोलिएगा? लिस्मेनिया डोनावानी एंड ये ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस, ये दोनों उसी में आते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिखने की जरूरत नहीं है। लिस्मेनिया डोनावानी जिससे काला जार होता है, और ये क्या बोलते हैं उसको? ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस जिससे आपका क्या होता है? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। वो दोनों जिस ग्रुप में आता है उसी ग्रुप में ये आता है, फ्लैजिलेट प्रोटोजोअन। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए सिफिलिस आपको बता ही दिए, बैक्टीरियल डिजीज है, ट्रिपोनीमा पैलिडम से होता है, ठीक है। इन कॉलेज गर्ल क्लेमाइडियसिस बैक्टीरियल डिजीज है और क्लेमाइडिया से होता है, और जी यानी गोनोरिया ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ओके,
तो ये आपका टोटल क्या है, ये आपका है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता क्यों है? तो देखिए इसका जो 90% जो रीजन है, और मैं बताऊं ये होने का, ये जो सबसे पहले तो ये फैलने का जो रीजन है वो है अनसेफ सेक्सुअल रिलेशन। ठीक है, मतलब अनडिफाइंड सेक्सुअल पार्टनर, मल्टीपल सेक्स पार्टनर। दूसरी कि ये बचपन में भी कॉन्जेनिटल तरीके से भी हो सकता है, ये प्रॉपर हाइजीन कंडीशन को मेंटेन नहीं करने के कारण भी हो सकता है। कारण कुछ भी हो सकता है, बट इसका फैलने का सबसे बड़ा कारण यह है, बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भी एसटीडी होता है उसको 90% केस में हम लोग छुपाते हैं, 90% केस में हम लोग बताते नहीं हैं, हम लोग उसको छुपा के चलते हैं। ठीक है, हम लोग ये छुपाते हैं, हमको हेजिटेशन होता है, आपको हेजिटेशन होता है एक डॉक्टर के पास जाने में। अगर किसी को सिफिलिस है तो चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको डॉक्टर के पास जाने में शर्म आती है। मतलब ये 99% ट्रूथ है। यानी कि अगर किसी को कोई भी तरह का इस ढंग का डिजीज हो, उसको बिल्कुल ओपनली गायनेकोलॉजिस्ट के पास, अगर फीमेल है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर मेल है तो एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। या कभी कभी अगर ग्रुप में है डॉक्टर बैठे हुए, आप बताइए, क्योंकि वो चीज को अगर आप हिडन करके रखते हैं तो जीवन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इवन बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट। तो साइड इफेक्ट में क्या क्या आपको सुन के आश्चर्य लगेगा। साइड इफेक्ट में मैं जो बताने जा रहा हूं वहां से भी क्वेश्चन आता है। यानी कि जितनी ये डिजीज हैं, ये अगर परसिस्ट कर गए आपके नहीं बताने के कारण, आपके हिडन रखने के कारण, आपको उसको छुपा के रखने के कारण, आपके हेजिटेशन के कारण, इसके बहुत बुरे साइड इफेक्ट होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं? कहता है अगर महिलाओं की बात करें तो उसमें एक होता है पीआईडी, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। ठीक है, पीआईडी में क्या होता है, ये जो पेल्विक रीजन है इसकी जो पूरी डायमीटर है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही बेकार लगेगा देखने में भी, और फिजिकली भी उस सफरिंग पर्सन को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। यानी पेल्विक इंफ्लेमेटरी सिंड्रोम, ये पेल्विक एरिया जो होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्टिल बर्थ, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिल बर्थ? स्टिल बर्थ का मतलब, ठीक है, कि 20 वीक्स के अंदर डेड चाइल्ड का बाहर निकलना। ओके, अपने आप 20 वीक के अंदर डेड चाइल्ड का बाहर निकल जाना, दैट इज कॉल्ड स्टिल बर्थ। ठीक है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, इस स्टडी का एक रिजल्ट ये भी होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, यानी कि प्रेगनेंसी आउटसाइड द यूटेरस, यानी कि इम्प्लांटेशन आउटसाइड द यूटेरस, इम्प्लांटेशन इन द फैलोपियन ट्यूब, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड ट्यूबिकल प्रेगनेंसी। ठीक है, इसाइसिस हमने जो भी बताया था थोड़ी देर पहले जब एमटीपी पर आ रहे थे, तो क्लियर है। ठीक है, तो ये सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, मतलब कंसीव नहीं करेगा, इवन इनफर्टिलिटी का केस आ जाएगा परमानेंट। कहता है कि इन सब चीजों से, सारे एसटीडी से बचा जा सकता है बाय सम एजुकेशनल, सब प्रिवेंटिव मेजरमेंट। कहता है कैसे? सबसे पहले तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होना चाहिए, अनसेफ सेक्सुअल पार्टनर नहीं होना चाहिए, अनआइडेंटिफाइड सेक्सुअल पार्टनर नहीं होना चाहिए। पहली बात, अगर कहीं पे कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में आता भी है वहां पे, ठीक है, कहीं का भी हो, ठीक है, तो वहां पे मतलब बैरियर मेथड का यूज करना चाहिए, वहां पे कंडोम्स का यूज करना चाहिए, फीमेल पार्टनर के द्वारा भी, ठीक है, और मेल पार्टनर के द्वारा भी। हमने आपको इसी चैप्टर में बताया था, मेल कंडोम को निरोध बोलते हैं और फीमेल कंडोम को फेमिडोम बोलते हैं, तो उसका यूज करना मस्ट है। उससे हम एसटीडी से भी बचेंगे, उससे अनवांटेड, ठीक है, चाइल्ड से भी बचेंगे, दोनों कारण है। तीसरा जो रीजन है कि प्रॉपर एजुकेशन, यानी कि प्रॉपर तरीके से
ये एसटीडी से हम तब भी बच सकते हैं जब हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं, ये सब जो कर रहे हैं, ड्रग एडिक्शन, ये सब ना करें। क्योंकि कुछ एसटीडी ड्रग एडिक्शन, जैसे एसटीडी है, हिपेटाइटिस सॉरी एड्स है, हिपेटाइटिस है, ये सब कैसे फैलता है? तो ये सब उस कारण से भी फैलता है। क्लियर है? यानी कि ड्रग एडिक्शन से, कॉमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है, अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, ठीक है, ड्रग एडिक्ट क्या करते हैं, एक कॉमन सिरिंज को लेके सब मतलब उसी का यूज करते हैं। क्लियर है? अब आप आइए तीसरे पॉइंट पे चलते हैं, जिसका नाम क्या है? इनफर्टिलिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो फिर मैं इनको ये आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए, आपने इसको नोट कर लिया होगा। ये बोर्ड पे जितना भी लिखा हुआ है सबको आपने नोट कर लिया होगा। या वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। ये ट्रिक आपको डायरी में, ये सारे नोट्स आपको डायरी में लिखे। क्लियर? मैं इसको रख करता हूं। अब देखिए, अब देखिए इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो लास्ट टॉपिक बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। ओके, इंडिया में जनरली इनफर्टिलिटी का मतलब क्या है? ये नहीं है कि इनफर्टिलिटी का मतलब इंडिया में अलग है और बाहर अलग है, नो। बट इंडिया में इनफर्टिलिटी का जो रियल कॉज होता है वो ओपन नहीं होने दिया जाता है। उसमें मेल ज्यादातर दोषी है, बट फीमेल पे आरोप लगता है कि नहीं, अगर किसी को लड़का नहीं हो रहा है, किसी को लड़की नहीं हो रहा है, किसी को बच्चे हो नहीं रहे, तो उसका 80% दोष औरतों पे दिया जाता है। ऐसा नहीं है, ओके। हाँ, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे औरतें जानती हैं बट उसको अवॉइड करती हैं। जैसे अगर किसी में परमानेंट एमनोरिया का केस हो, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं हो, ओवुलेशन ही नहीं होता हो, तो वो केस है स्टेरिलिटी का, इनफर्टिलिटी का केस है, वो फीमेल की तरफ से है। बट 80% केस में, ठीक है, फिर 60 to 80% केस में मतलब मेल पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होता है। रिस्पॉन्सिबल जो भी हो, किसी अनफर्टाइल कपल में जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, हो सकता है उनका फिजिकल कॉज हो सकता है उनका इमोशनल कॉज हो सकता है उनका बिहेवियरल कॉज हो सकता है उनकी मैटिंग में मतलब सोशल मतलब ऑब्स्टेकल हो, जो भी रीजन हो, जिस कारण से भी बच्चे नहीं हो रहे, ये सब के मतलब सॉल्यूशन क्या है? इस सब का सॉल्यूशन क्या है? इस सब का सॉल्यूशन है कि किसी भी तरीके से मेडिकली उनको उस पॉइंट पे लाया जाए, उस फैसिलिटी में लाया जाए जहां पे बच्चे हो सकते हैं। इस सारे टेक्निक को जो हम अप्लाई करेंगे और उनको बच्चे, ठीक है, प्रोड्यूस करवाने के लिए जो मेडिकली उनको हेल्प करेंगे, जो असिस्ट करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। दैट इज कॉल्ड ART। क्या बोलते हैं उसको? ART, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो जितना भी चीज हम लोग पढ़ेंगे वो सब इसी में आएगा। और चीजें तो 6-7 ही पढ़ेंगे, 10-12 मिनट के अंदर ही पढ़ेंगे, लेकिन आपको यहां से क्वेश्चन की गारंटी है, ठीक है। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं IVF, ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है, बहुत आपको तंग करेगा आगे भी, इन विट्रो और एक है इन वीवो। क्या है? इन वीवो, ठीक है। एक है आपका इन विट्रो, एक है इन वीवो। इन विट्रो का मतलब आउटसाइड द बॉडी, इन वीवो का मतलब इनसाइड द बॉडी। इन विट्रो का मतलब नॉन लिविंग मीडियम से और इन वीवो का मतलब लिविंग मीडियम से। क्लियर है पॉइंट?
ठीक है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में मेनली क्या होता है, तो कहता है मेनली होता है उसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में इम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, इम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे इम्ब्रियो ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसके दो तरीके, पहले तो ये जानिए कि इम्ब्रियो ट्रांसफर कब होगा, जब इम्ब्रियो बनेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं जनरली, टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि टेस्ट ट्यूब प्रोग्राम को, ठीक है, एक्शन में लाते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे क्या होता है, ठीक है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, मान लीजिए कि एक कपल है जिसमें वाइफ, ठीक है, वाइफ के पास एग है, ठीक है, बट वहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। या ऐसा मान के चलिए कि मतलब उनको कोई डोनर मिल गया, हस्बैंड हो या कोई डोनर मेल हो, ऐसा ऐसा लेते हैं एग्जाम्पल, हस्बैंड हो या कोई डोनर मेल हो, या इधर वाइफ हो या कोई डोनर फीमेल हो, एग देने वाली, और उधर स्पर्म देने वाली, स्पर्म देने वाला। तो स्पर्म देने वाला मेल डोनर कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे कोई दूसरा मेल हो, इसी तरह ओवम देने वाला कोई मतलब अपनी वाइफ हो या कोई दूसरी, ठीक है, फीमेल हो, हम दोनों को क्या करेंगे, दोनों को फ्यूज करवा लेंगे। जो बॉडी के अंदर मीडियम होता है उसी मीडियम को ट्यूब के अंदर अप्लाई करके जायगोट बन गया। अब सुनिएगा, आपको मैंने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बताया हुआ है, जायगोट जब क्लीवेज होगा तो जायगोट 2 सेल का हो, पहला क्लीवेज के बाद, या दूसरा क्लीवेज के बाद 4 सेल का हो, या तीसरा क्लीवेज के बाद 8 सेल का हो, हम उसको बोलेंगे ब्लास्टोमियर ही। तो कहता है 2 से 8 सेल का जायगोट अगर बना, इम्ब्रियो है 8 सेल तक का इम्ब्रियो अगर है, यानी कि देखिए यहां पे, यानी कि 8 सेल तक का इम्ब्रियो अगर है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 8 सेल का इम्ब्रियो, ठीक है, 8 सेल का इम्ब्रियो अगर है, ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, मोर देन 8 सेल का इम्ब्रियो, ठीक है, मोर देन 8 सेल का इम्ब्रियो, ठीक है। तो कहता है इम्ब्रियो तो हमने बना लिया, कहां पे बना लिया, टेस्ट ट्यूब में, अब उसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो कहता है उसको ट्रांसफर जब करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो अगर 8 सेल का इम्ब्रियो है तो उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ZIFT, ZIFT। और अगर 8 सेल से ज्यादा का इम्ब्रियो है तो उसको यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे, उसको बोलेंगे IUT, ठीक है, जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और अगर 8 सेल से ज्यादा का है तब उसको डायरेक्ट यूटेरस में डालेंगे, ट्रांसफर करेंगे, उसको बोलेंगे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ठीक है। याद कीजिए बर्थ कंट्रोल में एक तरीका बताया था, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यहां पे इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, क्लियर हो गया, ठीक है। यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या करेंगे, एक ट्यूब में हम वही मीडियम जो बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन का, वही मीडियम को क्रिएट करेंगे, वहां पे डोनर मेल या हस्बैंड, डोनर वाइफ, ये सॉरी वाइफ या डोनर फीमेल एग स्पर्म ले लेंगे, फ्यूज करवा लेंगे, इम्ब्रियो बना लेंगे। इम्ब्रियो अगर 8 सेल तक का है तो उसको ट्रांसफर करेंगे कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। अगर 8 सेल से ज्यादा का है तो कहां ट्रांसफर करेंगे, क्लियर है ये पॉइंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए अगला केस देखिए क्या होता है। मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, कोई फीमेल है, वहां पे क्या होता है कि फीमेल कंसीव कर रहा है, उसका मेल पार्टनर भी हेल्दी है, ठीक है, वो कंसीव भी कर रहा है, बट उसमें, ठीक है, क्या है कि गैप, ये सॉरी ऐसा समझिए कि उसका मतलब हाँ ये आप कह सकते हैं कि मतलब वो कंसीव कर रही है, यानी कि इम्प्लांटेशन उसमें कोई खतरा नहीं है, ठीक है, इम्प्लांटेशन का कोई खतरा नहीं है, उसमें सारा कुछ है,
मतलब सब कुछ सही है, बट उसमें गैमीट नहीं बन रहा है, ओवम नहीं बन रहा है, तो क्या किया जाएगा? एक ओवम को किसी डोनर से लेके उसको वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसको बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, उसको बोलते हैं गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर यानी वहां पे हमने क्या किया? गैमीट को ट्रांसफर किया है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, गैमीट को ट्रांसफर किया है फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, एक मिनट देखिए, आपको बता रहे थे, ठीक है, पानी पीना था इसलिए रुक गए, बता रहे थे आपको गिफ्ट, यानी कि ये जो है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि एक ऐसी फीमेल है जिसमें फर्टिलाइजेशन का माहौल है, फर्टिलाइजेशन के लिए पूरा कंडीशन अच्छा है, कंसीव भी हो रहा है, यानी कि वहां पे इम्प्लांटेशन भी हो रहा है, बट उस फीमेल के अंदर ओवम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। उस कंडीशन में क्या करेंगे? किसी डोनर फीमेल से जो फीमेल गैमिट होगा, जो ओवम होगा, उसको लेके उसके बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देंगे। फिर उसके अपने मेल पार्टनर का स्पर्म आएगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है, फिर इम्प्लांट होगा, फिर नॉर्मल सब कुछ वैसा ही होगा। इसको क्या बोलेंगे? गैमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो ये क्या होगा? ये होगा इन वीवो, याद रखिएगा, ये क्या होगा? इन वीवो। ठीक है, बाकी ये पूरा जो अभी पढ़े ये क्या था हमारा? इन विट्रो। ये हमारा क्या था? इन विट्रो। ठीक है, ये हमारा था इन विट्रो। क्लियर? तो ये हमारा था इन विट्रो, ये हमारा है इन वीवो। एक और देखिए, उसका नाम है ICSI। ठीक है, ICSI। इसमें क्या होता है? ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये भी लैब में होता है, यानी कि ये लैब में होता है, तो ये भी क्या है आपका? इन विट्रो। ये भी क्या है? इन विट्रो। ये भी लैब में होता है, इन विट्रो है। इसमें क्या होता है? ठीक है, कहता है स्पर्म, यानी कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि ओवम के साइटोप्लाज्म में डायरेक्ट स्पर्म की एंट्री करवाई जाती है और ट्यूब में जायगोट बना के फिर ट्रांसफर करा दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो बताइए, ये भी क्या हो गया? इन विट्रो का ही हो गया, बट इसका नाम क्या है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। और उसके आगे बचा आपका दो, एक है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। कहता है मान लीजिए किसी फीमेल का पार्टनर फिजिकल, यानी कि जो पार्टनर है उसका, वो फिजिकली इंपॉर्टेंट है, फिजिकली वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है अपने फीमेल पार्टनर को, तो वहां पे क्या होगा? ठीक है, स्पर्म को कलेक्ट करके एक ट्यूब में या तो वेजाइना के अंदर डाला जाएगा, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट यूटेरस के अंदर में डाला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। यानी यूटेराइन इंसेमिनेशन हो या वेजाइनल इंसेमिनेशन हो, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर assisted reproductive technology. Okay, this is all about your, ठीक है, क्या? इनफर्टिलिटी। ठीक है, सॉल्यूशन। इनफर्टिलिटी के सॉल्यूशन के रूप में आते हैं ये सारे कुछ। ओके, तो ये पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो गया। लास्ट में हम फोटो भी डाल देंगे, ठीक है, पिक इसका लेके डाल देंगे, और आप इसको अच्छे से इस चैप्टर का खुद से नोट्स तैयार कीजिए और मुझे भेजिए। थैंक यू सो मच।